गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको कराएंगे जो आपकी सेकंड बुक है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति। आपको बता दूं मैं कि जैसे नान और मंदरगढ़ में पहले उन्होंने सेकंड बुक कराई है, इस वजह से उन्होंने ज़्यादातर जो पेपर का जो सिलेबस रखा है उन्होंने सेकंड बुक रखा है। ठीक है, तो हमारे सिर्फ दो चैप्टर हैं जो नहीं कराए गए हैं। एक तो ये प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, और दूसरा हमारा सोइल वाला है। तो आज हम नेचुरल वेजिटेशन वाला करेंगे। इसमें प्राकृतिक वनस्पति में आप देखना बेटा, इसमें क्या दे रखा है आपको, शायद 10th क्लास या 9th क्लास, सॉरी हाँ 10th में नहीं 9th क्लास और 10th क्लास में मैंने कराया होगा। 10th क्लास के सेकंड चैप्टर था और 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत आया होगा, ये शायद आया था, एक चैप्टर था तुम्हारा। तो इसमें मैंने आपको कराया था मैप बना के, और मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, वैसी तरह से अगर आपको वो अच्छे से याद होगा तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से समझ पाओगे। वनों के प्रकार देखो, सीधे हम किस पे आते हैं, क्योंकि वनों के कोई भी प्रकार होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की जो मिट्टी है, सोयल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ हम देखो वनों के प्रकार दे रखे हैं, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये उष्णकटिबंधीय, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे मिट्टी चिकनी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है या चिक्का मिट्टी होती है, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहाँ पे वहाँ की वर्षा कितनी होती है, सॉरी वहाँ वर्षा जो है वो होती है 200 सेंटीमीटर, 200 सेमी से ऊपर होती है। ठीक है, इनके जो टेम्परेचर होता है ये वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है 22 जो है उससे अबव होते हैं, यानी कि 22 के ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जो ये वन है वो क्या होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं, नीचे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, फिर उसके ऊपर और बड़े वृक्ष होते हैं, उसके बाद में और बड़े वृक्ष होते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से गुथे होते हैं, ये एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, इसलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी कारण से इनको सदाबहार वन कहा जाता है। अगला है जो है वनों का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके लिए 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, और टेम्परेचर जो 30 सेंटीमीटर से 30 सेमी से भी अधिक हो सकता है। यहाँ पे सामान्य जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, इनके वृक्षों की ऊंचाई वो तो होती है, वो सामान्य पाई जाती है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। ये क्या है, खास करके वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन बारिश कम होती है, मिट्टी क्या होती है, रेगिस्तानी होती है। जैसे कि राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ये मान के चलो आप 40, और गर्मियों के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर 40 और 50 के बीच में भी पहुँच जाता है। वर्षा यहाँ पे जो सामान्य से है वो 20%, औसतन जो बारिश होती है 20 से में ही मानी जाती है। इसमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं, जैसे किक्कर है, झाड़ी है या फिर कैर है। ठीक है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो कि कम पानी में भी रह सकते हैं। अगला है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन हिमालय पर्वतीय वन या दूसरे पर्वतीय वन होते हैं, उनमें वो आते हैं इसके अंदर। और वैली चाल या अनुपवन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के वनों को हम मेघरा वन भी कहते हैं। ये खास करके डेल्टाई या जहाँ पे ज़मीन दलदली होती है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ये वनों की जो तना होता है वो सीधा नहीं खड़ा होकर क्या होता है, ज़मीन पे लेटा हुआ होता है। ठीक है, हम जल्दी इसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार मैंने आपको बताया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तापमान जो टेम्परेचर इसका होता है वो 20 से 22 सेल्सियस से अधिक होता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत ही गहरे वन गुथे हुए होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, बेल, लताएँ इस तरह की होती हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल नहीं, कि सूर्य का प्रकाश जो ज़मीन तक बहुत कम पहुँच पाता है। 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई हो सकते हैं ये पेड़। ठीक है, इनमें पेड़ों में जो हरे भरे दिखाई देने का कारण है क्योंकि ये कभी भी अपने एक साथ पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। मोहगनी, एनी और एबनी, इस तरह के पौधे जो हैं इस वनों की विशेषताएँ पाए जाते हैं। अगला क्या है देखो आप, अर्ध सदाबहार उनको कहते हैं जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर और 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के अंदर बारिश होती है। इन वनों की ऊंचाई कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, मुख्य वृक्ष जो है वह है साइडर, होल्क और केल। इसमें ये ज़्यादा आर्थिक महत्व के समझे जाते हैं, इसलिए इनका बड़े पैमाने पर दोहन किया गया है। सबसे ज़्यादा कटाई इन्हीं पेड़ों की होती है। ये गढ़वाल और कमाऊँ में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए। रेल की पटरी बिछाने के लिए भी आवश्यक थे। चाय, कॉफ़ी और बड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी उष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका प्रयोग इमारत के निर्माण में भरपूर मात्रा में किया। ठीक है,
अगला हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय मैंने आपको क्या बताया था कि 70 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है यहाँ पे। ये 70 दो तरह के पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक बार तो ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पे, और एक दो कम बारिश होती है। दूसरा इसमें क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन कहे जाते हैं। दो होते हैं, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क कटिबंधीय वन जो है उसके अंदर क्या होती है, बारिश 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के अंदर होती है, और आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी जो कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनमें ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपीठ लगाते हैं, हिमाचल है, ठीक है। और उड़ीसा में साल है, सागवान है, शीशम है, इस प्रकार के वन इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। हुर्रा है, महुआ है, आंवला है, सेलम है, कुसुम है और चंदन है। ये इस वन की विशेषता है। शुष्क पर्णपाती वनों में क्या है, जो 70 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश में होते हैं। इन क्षेत्रों में ये वन आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों में, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पूर्णनुमा पार्कनुमा भूदर से बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नंगन पेड़ खड़े रहते हैं। इन वनों के पाए जाने वाले मुख्य पेड़, यानी कि खास कर क्या है, ये पत्ते गिराते हैं। साल में एक बार ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे दिसंबर में इनके पत्ते गिरने से होते हैं और जनवरी फरवरी तक इनके पूरे पत्ते गिर जाते हैं, घास सूख जाती है। तो उस टाइम में ये पेड़ खाली, मतलब सिर्फ सूखे बाँस की तरह खड़े हुए दिखाई देते हैं। इनके मुख्य जो पेड़ है, पलास है, अमतलास है, बेल है, खेर है, अक्स लवूड़ है इत्यादि जो है वो पौधे पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले अत्यधिक पशु चारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। खास करके गुजरात, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में ये वन सबसे ज़्यादा, कुछ भाग दक्षिणी भाग में भी पाए जाते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ये वन ज़्यादा पाए जाते हैं। अगसन में इनमें क्या होती है, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, किक्कर होती है, ठीक है, बबूल की किक्कर होती है, बेर होता है, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, फलास इत्यादि, कैर, इस तरह के दो पेड़ पाए जाते हैं। नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ वाली घास होती है, इनके नीचे घास उगती है। सिल्वर फर अगला है पर्वतीय वन। देखो पर्वतीय वन आपको मैंने बताया पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ख़ास करके जैसे हम कहीं हिमालय पर्वत में या दूसरे पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, घट जाता है, तो वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति क्या है, तापमान घटने के साथ प्राकृतिक वनस्पति भी बदलाव आ जाता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वत वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन कैसे, कि मान लो कि ये पर्वत है, इन पर्वतों के यहाँ पे पाए जाने वाले ये दक्षिणी पर्वत वन कहलाते हैं, और जो चोटी पे पाए जाते हैं वो क्या है, उत्तरी पर्वत वन कहलाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों की टुंड्रा में पाई जाने वाला प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक, चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व के चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुवल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार लकड़ी अधिक मजबूत होती है, ठीक है, और निर्माण कार्य के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, देवदार की लकड़ी का। इसी तरह से चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपने कभी घूमने के लिए आप गए हो हिमालय, जैसे हिमाचल में या कश्मीर में, तो आपने वहाँ देखा होगा ज़्यादातर जो है सामान होता है वो लकड़ी का बिकता है, ठीक है।
तो ये लकड़ी खास करके कोई भी सामान किसी भी उसको आकार में ढाला जा सकता है, इस प्रकार की लकड़ी है। बल्यू पाइन और स्प्रूस 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर फर है, सिल्वर है, जूनिपर है, पाइन है, ब्रच है और रोडोड्रान है आदि जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे कि गुज्जर है, बकर। ऋतु प्रवास समझते हो कि सर्दियों में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में, कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो पशु चराते हैं, ग्वाले होते हैं। वो जब सर्दियों में क्या होती है, बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे उतर आते हैं, पहाड़ी से, हिमालय से नीचे वाली घाटी में आ जाते हैं। और जैसे गर्मी में बर्फ़ पिघलने लगती है तो अपने पशुओं को लेकर वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। और खास करके गुज्जर बकरवाल है, ये गढ़ी और भूटिया, ये हिमाचल और कश्मीर में पाए जाते हैं। इन चरवाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों पर की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों के अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मोस व आइकन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्री तल से ऊंचाई जो है लगभग 1500 मीटर की है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट इस तरह की वनस्पति विशेष कर पाई जाती है। नीलगिरी, अनाईमलाई, पालनी की पहाड़ियाँ पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलास किसे कहते हैं? ये सोलास वो हैं जो अनाईमलाई, नीलगिरी और पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति पाई जाती है उसको सोलास कहा जाता है। ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मैग्नोलिया, लेरेल, सिनोकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी में पाए जाते हैं। आया बेटा समझ में? अगला है वैशाली व अनूप वन। ये आपका आखिरी है। इस वन में देखो वैशाली और अनूप की वन किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया मैग्रो वन भी कहा जाता है इनको। अपने 10th क्लास में या 9th में आपने पढ़ाया होगा मैंने कि डेल्टाई प्रदेश में, यानी कि समुद्र के किनारे जो डेल्टा बनता है या तो वहाँ पाए जाएंगे, जैसे सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो वृक्ष पाया जाता है उसका नाम सुंदरवन है, सुंदर है, वृक्ष का नाम सुंदर है, इसी वजह से उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। ठीक है। या फिर ये जहाँ पे तालाब, झील होती है, जहाँ दलदली मिट्टी होती है, ज़मीन में ज़्यादा नमी होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की खासियत क्या होता है? कुछ वन हमने देखा कि किस तरह से, इससे पहले अगर आपने कोई वृक्ष देखा होगा तो ये वृक्ष इस तरह से सीधे खड़े होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सीधे खड़े होते हैं। लेकिन जो वेलेचाली, अनूप या मैग्रो वन होते हैं उनका तना क्या होता है? ज़मीन में इस तरह से लेटा हुआ होता है। वृक्षों का जो तना होता है वो इस तरह से ज़मीन में लेटा होता है। ठीक है, इसको मैग्रो वन कहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के आंध्रवन अनूप आवास पाए जाते हैं। इनमें 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। आपको बताया मैंने, सुंदरवन डेल्टा में भारत का सबसे ज़्यादा चावल जो पश्चिम बंगाल में होता है। और जो मैग्रो वन ये पाए जाते हैं, अनूप वन पाए जाते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। आर्द्र उसको कहते हैं जहाँ पे हमेशा पानी, ज़मीन में नमी बनी रहती है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में सिर्फ इसी में एक में ये अनूप वन पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि अधिवेश रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं जहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। हमारे देश के आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में बांटा गया है। 8 कौन सी? दक्षिण में दक्कन का पठार, जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लेगुन व अन्य आर्द्र भूमि। इनकी दक्षिण में कौन सा? दक्कन का पठार। अभी आपको मैंने जब सेकंड चैप्टर कराया था उसमें आपको अच्छे से बताया था, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, ये दक्षिण में पड़ता है। और दक्षिण में कौन सा पड़ता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। ठीक है, ये वाला लेगुन किसको कहते हैं? लेगुन उसको कहते हैं जैसे समुद्र के तट पे, मान लो कि भारत की ये स्थिति है, इंडिया की, ये समुद्र है, समुद्र के इस किनारों पे जैसे ये चिल्का झील है उड़ीसा की, या इस जैसे ही समुद्र की लहरें क्या होती हैं?
कि अंदर यानी कि किनारे को टकरा कर अंदर आ जाता है पानी, और जहाँ खड्डा होता है वो क्या होता है, पानी से भर जाता है। लहरें वापस चली जाती है लेकिन पानी का खड्डा वहीं बना भर जाता है, जो खास करके इसमें तमिलनाडु में इसी प्रकार के सबसे ज़्यादा लेगुन या तालाब पाए जाते हैं। खारे पानी के इसी तालाब को लेगुन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान, गुजरात और कच्छ खारे जल वाली भूमि जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा है और जहाँ झीलें हैं, जैसे राजस्थान में ज़्यादातर सांबर झील है, डीडवाना झील है, ये झीलें किसके, खारे पानी की हैं। के पूर्व में केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ये भरतपुर में केवला देवी के मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें और जलाशय भारत में पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि वन लेगुन, चिल्का झील जिसका उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ, गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान के उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय गिरिपथ के उच्च कच्छ एवं अनूप क्षेत्र में कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झील व नदियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापो और मेघरा वन, दूसरे आदर क्षेत्र मेघराव लवण, कच्छ, जवारे, सकरी खाड़ी, पंख मैदानों में ज्वारमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें से बहुत से मैंने आपको बताया ना, वैसे बता देती हूँ। ये वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी दलदली होती है, ज़मीन में पानी की नमी ज़्यादा होती है, ये मैंग्रोव वन वहीं पाए जाते हैं। या तो वो क्या होंगे, समुद्र के किनारे मिलेंगे, या फिर खारे पानी की जो झील होती है, लेगुन होते हैं, उनके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि विश्व के मैंग्रोव वन के 7% भाग है। यानी कि अगर आपसे पूछ लें, इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो मैंग्रोव वन है वो विश्व के कितने परसेंट भाग पे, कितने हैं, 7% भाग पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इसका संरक्षण आवश्यक है। देखो बेटा, डेल्टाई किसको कहते हैं, यानी कि नदियों के किनारे जो दलदली ज़मीन भूमि होती है उसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा वो, वैसे तो डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले, नदियाँ जब समुद्र में गिरने से पहले कई धाराओं में बट जाती हैं। ठीक है, कई धाराओं में बटने के बाद में क्या कहते हैं, अपने साथ ये जितना भी कूड़ा करकट लेके आती है वो किनारे पे छोड़ देती है और पानी समुद्र के अंदर चला जाता है। यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का, ट्रेंगल के आकार का, एक रेक्टेंगल के आकार का एक आकृति बनती है, जो मैदानी भाग बनता है, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, भारत के में वन आवरण, राजस्व विभाग से भारतीय आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग में वन उल्लेखनीय है। इन आंकड़ों के अनुसार वास्तविक जो वन आवरण है वो भारत में अब तक, मैंने आपको क्या बताया था कि होना कितना चाहिए, 33%, 33% पे वन होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे किसने है, सिर्फ 33.28% पे ही वन है, तो कि काफ़ी कम है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे वन बहुत कम है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल कितना है, 21, यानी कि अगर हम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो कितना है, सिर्फ 21.05% है। इनमें से 12.27% भाग पर सघन वन और 8.75% भाग पर विस्तृत वन पाए जाते हैं। सघन उसको कहते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, इन वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान और निकोबार में कितना है, 86.93% है। क्षेत्र पर वन अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये कौन कौन से हैं, इनमें से आते हैं 10% से भी कम है। कौन सा आता है, राजस्थान आता है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके में आते हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा अधिकतर वनों की कृषि क्षेत्रों के लिए उनको साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में भी केवल क्या है जिनके 10 और 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर, नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष भागों में 20 से 30% ही वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक वन भूमि है, वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा के कारण वहाँ पे वनों की क्षेत्र जो है अधिक है। वन क्षेत्र के तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में 9.5 से अंडमान निकोबार में 84.01%
तक है, यानी कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है लेकिन फिर भी वहाँ पे सिर्फ कितना है 9.5, जबकि अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह है वहाँ पे 84.01% वन है। 15 राज्य कुल भूमि में कितने 33% से अधिक वन पाए जाते हैं, और जो कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। अब हम के वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्य के 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4 प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो ये हैं 4। पहला कौन सा? अधिक वन संकरण वाले प्रदेश जहाँ पे 40% से अधिक वन पाए जाते हैं। मध्यम वन संक्रमण वाले प्रदेश जहाँ पे 20 से 40% वन पाए जाते हैं। कम वन संरक्षण संकेंद्रण वाले प्रदेश जहाँ पे 10 से 20 पाए जाते हैं, और अति कम वाले किसे हैं 10%। इस तरह से 4 भागों में बांटे गए हैं वन क्षेत्र को पूरे भारत के राज्यों को। एक तो 40 से अधिक, एक 20 से 40 के बीच में, एक 10 से 20 और 10 से भी कम। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत में अभी आपको बताया कि सिर्फ अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो क्या है, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 21.05% वन है, जबकि अगर इससे पहले कि हम रिपोर्ट देखें उसमें कितने थे 2012 के अनुसार कितने हैं 21.05% पे हैं, जबकि उससे पहले की रिपोर्ट देखें तो 23.28% पे हैं, और होने कितने चाहिए 33% पे, जो कि क्या है बहुत कम है। 33% तक के वन जो है वो हमारे 15 राज्य ऐसे हैं जिनमें 33% तक के वन पाए जाते हैं। बाकी में क्या है बहुत कम वन क्षेत्र आ जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि 10% से भी नीचे है। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और वनों के संरक्षण के लिए वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहते हैं हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए ठीक है, तो वनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं वन संरक्षण नीति बनाई गई थी 1952 में, पहली बार बनाई गई थी। उसके बाद में उसमें संशोधन किया गया था 1988 के अंदर कि किस प्रकार से वनों को सरकार सतपोषणीय वन, यानी कि सतपोषणी का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ का उपयोग भी कर लें लेकिन उसको एक लिमिट मात्रा में, जितनी हमें ज़रूरत है उसको उतना ही उपयोग करें, और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा के रख सकें। आई समझ में? इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 था देश में 33% यानी कि 33% भाग पर वन लगाने, जो कि वर्तमान के राष्ट्रीय स्तर से कितना है 6% अधिक। हमने कितना देखा था अभी? वैसे देखें तो अगर हम 2011 के अनुसार देखें तो 21.05 है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, ये हमें जो आंकड़े बता रहे हैं उससे पहले की रिपोर्ट 23.28% पे वन, इनकी उसके आंकड़े तो बहुत पीछे हैं, इससे अधिक है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, दूसरा कारण क्या था? पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना। उसके बाद में क्या? देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, आनुवंशिकता का संरक्षण करना, यानी कि भारत के हर तरह के पुराने पेड़ पौधे उनको बनाए रखना और उनकी सुरक्षा करना। मृदा के अपरदन को रोकना, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना, सूखे के पर नियंत्रण करना, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी वनारोपण करना। ठीक है, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक, और वनों की उत्पादकता के ऊपर जो ग्रामीण जातीय लोग जो निर्भर हैं उनको, जैसे इमारती लकड़ी है, चारा है, ईंधन है, भोजन है आदि के, उनको वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। अगला सामाजिक वानिकी। वैसे बता देती हूँ सामाजिक वानिकी क्या होती है, जिसमें वनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रामीण समाज या लोगों को भी उसमें शामिल करना, उसी को सामाजिक वानिकी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं प्रदेश हैं जहाँ पे क्या होता है कि वनों की पूजा की जैसे उत्तरी भारत में पीपल और वटवृक्ष की पूजा की जाती है, दक्षिण भारत में इमली के और आम के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, या कुछ लोग इस तरह के इन ऐसे पेड़ों को काटना क्या समझते हैं, अपने को धर्म के विरोध समझते हैं, पाप समझते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को इसमें शामिल करना और वनों को बचाना। राष्ट्रीय कृषि आयोग
यानी कि 1976 या 79 में सामाजिक वानिकी के 3 वर्गों में बांटा। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी में क्या आता है, इसमें होता है जैसे पार्क लगाना, बाग बगीचे लगाना, या फिर उसके सड़कों के किनारे के ऊपर हरी पट्टी या पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्ष लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, इसको शहरी वानिकी कहते हैं। ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी और सामुदायिक। कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, इसमें होता है कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाने, फसल के साथ में पेड़ भी लगाना, ठीक है। फसल करना लेकिन खाद्यान्न के साथ साथ में उनको पेड़ों को भी लगाना। चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन के साथ किए जाए समुदाय। सार्वजनिक भूमि जैसे गाँवों की गोचर भूमि होती है, जोड़ है या वन है जिसको बणी बोलते हैं, चारागाह भूमि बोलते हैं, या भूमि मंदिर भूमि होती है, सड़कें होती हैं या नहरों के किनारे होते हैं, रेल की पटरियों के पास होती हैं, या विद्यालयों के आसपास पेड़ लगाना। इस तरह के क्या करना, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला फार्म वानिकी। फार्म वानिकी में क्या होता है, इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्य किसानों को निःशुल्क पौधे देती है। इस योजना के तहत क्या होता है, कई तरह की भूमि जैसे खेतों में मेड़े, चारागाह, घास तल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वन्य प्राणी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसमें मैं आज इतना ही कराऊंगी। एक बार थोड़ा सा आपको मैं एक मैप के में जो है वन दिखाए गए हैं, एक बार हम इन्हें का मैप देख लेते हैं। इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या है, हम क्या देख रहे हैं, देखो वेली चाली अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय वन। आपको मैंने क्या बताया था, पर्वतीय वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर्वत है, ये हिमालय क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल का वो हिस्सा जहाँ पे हिमालय पर्वत है, यहाँ पे क्या है, ये है कौन से हैं, पर्वतीय वन। कौन से वन है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पर्वतीय वन के बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ जो है, आप देख सकते हैं ये है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो कौन सी है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियों में कौन सा आता है, ये वाला पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, यानी कि रेगिस्तानी इलाका और कुछ ये वाला इलाका। ये आपका क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है वो छूट गया, उसको हम बाद में कभी करा देंगे, डिलीट हो चुका आपके इसमें। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे क्या होती है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बारिश कम होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है। और ये वाला क्षेत्र जहाँ पे क्या पाई जाती है, ये शुष्क वन। कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पे, शुष्क वन, ठीक है। अगला जो है हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, महाराष्ट्र, और ये सारे आते हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के अंदर बारिश होती है। ये साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा, उससे अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये क्या है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाला क्षेत्र है। या फिर ये कहें कि समुद्र के तटीय किनारे पर यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाला वन पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, ये ज़्यादा गहरे होते हैं, ज़मीन तक सूर्य के प्रकाश को ज़मीन तक बहुत कम पहुँचने देते हैं, और एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, हमेशा साल भर हरे रहते हैं। उसके बाद में कौन सा आ गया हमारा, जो है लास्ट जो आपका है वेली चाली या अनूप वन। मैंने आपको बताया था झील क्षेत्र में इस तरह की, ये देखिए ये है वेली चाली या अनूप वन, ठीक है। ये डेल्टाई क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र। ये क्या है, आंध्र प्रदेश के बाद में कृष्णा, गोदावरी, ये नदियाँ जब समुद्र में गिरती है अपना डेल्टा बनाती है, तो ये डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ पे तापी और नर्मदा नदी समुद्र में गिरती हैं। यहाँ पे डेल्टा तो नहीं बनता, ज्वारमुख बनता है, लेकिन यहाँ पे जो कच्छ रण क्षेत्र है इसमें क्या होती है, दलदली ज़मीन है। कुछ और हिस्से भी हैं, जैसे यहाँ पे केवला देवी भरतपुर में जो है झील है उसके पास पाए जाना, या नदियों के कुछ किनारों पर झीलों के पास इस वन का पाए जाना। ये आपका आज हमने कर लिया अपना चैप्टर, कौन सा आपका चैप्टर था ये 5 नेचुरल वेजिटेशन
प्राकृतिक वनस्पति। तो ये चैप्टर मैंने इतना कर दिया, अगला हम अगले वीडियो में करेंगे बेटा। तब तक चैप्टर को रीडिंग करें, अच्छे से पढ़ें, बहुत इजी है। 10th क्लास में जो था वही है, इसमें हट के कुछ नहीं है। आपको अच्छे से एक बार इसकी रीडिंग करने की जरूरत है। ओके, धन्यवाद।